फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अब अगली चीज है, क्योंकि एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का अगर आप फिशर प्रोजेक्शन में लिख पाएंगे तो उसका दूसरे मॉलिक्यूल से रिलेशनशिप निकालना इजी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सॉहर्स फॉर्मूला, ठीक है, ये सब हम लोगों ने पहले सीखा है। ठीक है, वेजन डैश फॉर्मूला ये हम लोगों ने पहले सीखा है। अब एक नया प्रोजेक्शन सीखेंगे और वो है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन एक ऐसा टूल है जिससे बहुत इजी हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं उनके बीच में रिलेशनशिप फिगर आउट करने में। ठीक है, तो आइए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या है ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला? पहले एक काम करते हैं, किसी टेट्राहेड्रल का वेजन डैश फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने ये पहले भी बताया है कि किसी भी आप टेट्राहेड्रल को ना ऐसे देख सकते हैं। कैसे? कि दो लोग प्लेन के ऊपर होते हैं और दो लोग प्लेन के नीचे रहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है क्योंकि इससे जुड़े चारों ग्रुप अलग है। ऑरेंज ग्रुप है, ये ब्लू है, ये व्हाइट है, ये है ना क्या कहते हैं ब्राउन है। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं और आप देख सकते हैं किसी भी कायरल सेंटर को, कायरल सेंटर यहां पे मेरे हाथ में है, को आप ऐसे लिख सकते हैं कि दो लोग प्लेन के नीचे और दो लोग प्लेन के ऊपर हों। ठीक है, तो अगर एक कायरल सेंटर है ऐसे, तो कोई दो ग्रुप्स प्लेन के ऊपर हो सकते हैं ऐसे। और दो ग्रुप्स प्लेन के नीचे हो सकते हैं ऐसे। दो ग्रुप्स प्लेन के नीचे हो सकते हैं। अब अगर आप इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, बनाते हैं, तो फिशर साहब का यह कहना है कि इसको ऐसे देखा जाना चाहिए, जैसे ये जो दो लोग प्लेन के नीचे हैं और दो लोग प्लेन के ऊपर हैं। ठीक है, जो लोग प्लेन के नीचे हैं, जैसे ये दो प्लेन के नीचे हैं, आप ध्यान दीजिए, ये दो लोग प्लेन के नीचे हैं और ये दो लोग प्लेन के ऊपर हैं। तो फिशर साहब का कहना था कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा। मतलब क्या? जो दो लोग प्लेन के नीचे हैं वो वर्टिकल लाइन में आ जाए। प्रोजेक्शन मींस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल इसको कैसे बना सकते हैं? आप इसको ऐसे, जबरदस्ती थोड़ी सी मैं कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन में कर दिया और इसको भी स्ट्रेट लाइन में कर दिया, तो बिल्कुल एक प्लस साइन बन रहा है ना, ऐसे और ऐसे बन रहा है। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया और इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, यानी क्या कि जो लोग प्लेन के नीचे थे वो कहां चले जाएंगे? वर्टिकल लाइन में। तो अगर मैं प्लेन के नीचे जो लोग हैं उनको मैं वर्टिकल लाइन में लिख सकता हूं। ठीक है ना, G4 G3 और जो लोग प्लेन के ऊपर थे, ये जो दो लोग प्लेन के ऊपर थे, ठीक है, ये दोनों लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएं। यानी यहां पे क्या आ जाएगा, है ना, यहां पे आ जाएगा कुछ G1 और G2। ठीक है, किसी भी टेट्राहेड्रल के दो प्रोजेक्शन फॉर्मूले हो सकते हैं अगर वो कायरल है, तो जिसके बारे में आगे बातचीत करूंगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि ये G4 जो है इज बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ठीक है, ये प्लेन के नीचे होता है। G3 भी जो है इट इज बिलो द प्लेन। ठीक है, बिलो द प्लेन हो जाता है। जबकि G1 जो है और G2 जो है ना, G2 जो है, ये दोनों लोग अबव द प्लेन होंगे, अबव द प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, ये अबव द प्लेन जाएंगे। तो ये तरीका है फिशर निकालने का, बनाने का। ठीक है, कि दो लोग जो प्लेन के नीचे होते हैं उनको हम लोग वर्टिकल लाइन में लिखते हैं और दो लोग जो प्लेन के ऊपर होते हैं, है ना, उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला का केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, जहां पर एक ही कायरल सेंटर था। केस फर्स्ट वेयर ओनली वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। सो एक कायरल सेंटर अगर मौजूद है तो ऐसे करेंगे। अब अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद है तो क्या करेंगे? तो केस सेकेंड व्हेन मोर देन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। एक से ज्यादा कायरल सेंटर अगर मौजूद हो
तो क्या करना है। तो अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका भी प्रोसेस उतना ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक वेज एंड डैश को दिखा दिया आपको फिशर में कन्वर्ट करके। यहां भी बता दूं आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कभी वेज एंड डैश दिया हो और एक से ज्यादा कार्बन का, तो आप उसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दीजिए, और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब मिल जाए तो उसको सॉहर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, और सॉहर्स से आप फिशर तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे सब कुछ बताना है ना। अगर वेज एंड डैश दिया है तो न्यूमैन में कन्वर्ट करिए, एक से ज्यादा कार्बन हो, न्यूमैन को सॉहर्स, सॉहर्स को फिशर, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऐसा कंपाउंड ले लूं जो ऐसा हो, क्या सी G1 G2 G3, ठीक है, ऐसा कुछ हो, G1 G2 G3 C G2 G1 G3, ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड लेना है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका वेज एंड डैश कैसा है, मान लीजिए ऐसा है क्या कि दो ग्रुप्स प्लेन के ऊपर है, यानी मैं कह सकता हूं ऐसे G1 और G2 प्लेन के ऊपर है और G3 प्लेन के नीचे है। फिर ऐसे C, फिर G1 G2 इधर भी G1 और G2 प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के G3 नीचे है, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल है। अब आपने देखा है कि मैंने यहां पे इस तरह का एक मॉलिक्यूल भी लिया है, ठीक है। अगर आप इसको व्हाइट वाले को G1 कहिए और है ना, और इसको G2 कहिए, तो G1 G2 ऊपर है, आप देख सकते हैं ऊपर है प्लेन के, ठीक है। ये दोनों प्लेन के, ये दोनों भी प्लेन के ऊपर है और ये दोनों भी प्लेन के ऊपर है, और ये दोनों प्लेन के नीचे हैं, G3 प्लेन के नीचे है, ठीक है। अच्छा, ये इसका हो गया वेज एंड डैश फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका वेज एंड डैश हो गया। मैं दिखा रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वेज एंड डैश फॉर्मूला है, ठीक है। अब वेज एंड डैश को आप न्यूमैन में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको मैंने ना ज्योमेट्रिकल कन्फॉर्मर्स में लेक्चर में कन्फॉर्मर्स के मैंने बताया है, आप देख सकते हैं कन्फॉर्मर्स का लेक्चर भी इसी चैप्टर में मौजूद है। अगर आप इधर से देखेंगे तो जो नियरर कार्बन है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और जो डिस्टेंट कार्बन है वो पीछे चला जाता है। इससे जुड़े दो लोग हैं G2 G1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा G1 G2 और ये नीचे G3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का ऐसा, ठीक है, G1 G2 G3, वैसे ही ये G1 G2 G3 ये तीनों मैंने ड्रॉ किया है, और पीछे वाले जो G1 G2 G3 है वो मैं है ना डिस्टेंट कार्बन में ड्रॉ करूंगा, यानी ये बड़ा सा ऐसे एक गोला ले लीजिए और यहां लिख दीजिए G2, यहां लिख दीजिए क्या G1 और यहां G3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, ये हो गया, ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया, न्यूमैन आपने ड्रॉ कर दिया इसका, ठीक है। तो एक तरह से मैं सबका इंटर कन्वर्जन भी सिखा रहा हूं आपको और अल्टीमेटली हम फिशर्स पे पहुंचेंगे, ठीक है। इसका सॉहर्स कैसे बन जाएगा, सॉहर्स ऐसे बनेगा कि G3 G1 G2 G1 G2, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा G3 है ना, G1 G2 G2, ठीक है। तो जब भी ऐसा बन जाए, अब फिशर बनाना बहुत आसान है, ठीक है, फिशर बनाना बहुत इजी है। क्या, इन दोनों G3 को अगर आप, ये दोनों बिलो द प्लेन है, ये दोनों G3 बिलो द प्लेन है, अगर आप देखें ऐसा कुछ है, ये दोनों G3 बिलो द प्लेन है और ये G1 G1 और G2 G2 दोनों इस प्लेन के कहां है, ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। तो फिशर में मैंने हमेशा कहा है कि जो लोग बिलो द प्लेन हो उनको कहां लिखते हैं, वर्टिकल लाइन में, ठीक है, बिलो द प्लेन को वर्टिकल लाइन में लिखते हैं, और अबव द प्लेन को हम लोग है ना जो होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा जाता है, जो लोग अबव द प्लेन होते, ठीक है। तो बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन के लिए फिशर ऐसे बनना चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जो लोग बिलो द प्लेन है उनको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में आ गए, और जो लोग अबव द प्लेन है, ये दोनों, ये जो ब्राउन वाला ग्रुप है और ये जो व्हाइट वाला ग्रुप है, इनको आप अगर ऐसे कर दें तो ये बिल्कुल ऐसा 2 क्रॉस एक साथ हो जाएगा।
तो बिल्कुल फिशर का मतलब भी यही होता है जो मैं स्ट्रक्चर से समझा रहा हूं। क्या फिशर का मतलब होता है कि इसको आप स्ट्रेच करके एक प्लेन में ले आइए, ठीक है, और इन दोनों को भी स्ट्रेच करके आप एक वर्टिकल प्लेन में ले जा सकते हैं, ठीक है, एक एक ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में ले जा सकते हैं। तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। आशा आपको समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं इस G3 को, तो ये ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है, G3 जो भी कायरल सेंटर्स हैं उनको हम लोग ऐसे ऐसे चौराहा बना देते हैं ना, क्रॉस ऐसे हॉरिजॉन्टल। अब अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे मैंने G3 और G3 दोनों ऊपर कर दिया, इधर क्या आ जाएगा, इधर इस तरफ ऐसा कुछ आ जाएगा। इस तरफ मैं इन दोनों को ले आ दूंगा, G1 जो कि ब्राउन कलर के हैं और G2 जो कि व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो इस तरह का आ जाएगा। इधर मैं G1 कर दूंगा, G2 इधर हो जाएगा, इधर G1 हो जाएगा और इधर G2 हो जाएगा। तो ये आपका सॉहर्स फॉर्मूला हो गया और ये इसका फिशर हो गया। तो मैंने आपको है ना एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला सिखाया जहां पर दो कायरल सेंटर मौजूद हो तो कैसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि ये हमने है ना वेज एंड डैश फॉर्मूले से शुरू किया था। हमें वेज एंड डैश मिलेगा तो हम डायरेक्ट भी फिशर बना सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो हम उसे न्यूमैन में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमैन को थोड़ा घुमाकर सॉहर्स में कर देंगे। सॉहर्स में जो दोनों लोग ऊपर की तरफ होते हैं उनको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में डाल दीजिए। G2 इस साइड है तो इसी साइड रखिए, G1 उस साइड है उस साइड रखा, जो नीचे हैं उनको आपने स्ट्रेच कर दिया और ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये तरीका है कायरल सेंटर्स को, दो कायरल सेंटर वाले लोगों का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने का। अब एक बार मन में आ सकता है कि सर जरूरी नहीं कि ये दोनों हमेशा ऊपर ही हो, कि आप ऐसे है ना ये चारों ऊपर हो ताकि आप स्ट्रेच करके ऐसे लिख दे। कभी मॉलिक्यूल ऐसा भी तो बन सकता है जिसमें ये दोनों नीचे हो और वो वाला ऊपर हो, तब क्या करेंगे? तो वो हमारा अगला एग्जाम्पल हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल बताया है फॉर एग्जाम्पल 1। आइए सेकेंड एग्जाम्पल में उसको देखते हैं जहां पर ये दोनों लोग अगर नीचे हो और ये वाला ग्रुप ऊपर हो तब क्या करते हैं। अब ऐसा केस भी बन सकता है फॉर एग्जाम्पल जिसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऐसा हो, क्या कि मैंने ऐसे लिख दिया G1 G2 G3 नीचे है, ठीक है, ऐसे ही G1 G3 G2 ऐसा, यानी कुछ इस तरह का हिसाब किताब है, ठीक है, कि ऐसा है। मैं व्हाइट वाले को है ना G1 कह रहा हूं और इनको G2 G3 कह रहा हूं, G2 G3 ऐसा कुछ है। अब क्या करें, ठीक है। तो ऐसे केस में कुछ करना नहीं है ना, आपको हमेशा प्रोजेक्शन में क्या चाहिए कि दो लोग ऊपर हो, चार लोग ऊपर हो एक नीचे हो, चार लोग ऊपर हो एक नीचे हो, तो नीचे वाले को स्ट्रेच करके ऐसे लिख देते हैं और ऊपर के चार वालों को दबा देते हैं, ऐसे प्रेस कर देते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो यहां भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आप इनको घुमा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि चीजों को घुमाने फिराने से कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री में तभी बदलता है जब किसी दो लोगों को आपस में आप स्वैप करिए, ठीक है। तो आप इसको घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं, कई तरीके हो जाएंगे इसको घुमाने के, है ना। अब जैसे फॉर इंस्टेंस जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ ये कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। आप इसको सच ही ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसा दिखने लगेगा जैसा पिछला केस था। यानी आप क्या करिए, इसको घुमाइए, G1 को नीचे ले आइए, ठीक है। अगर आप G1 को नीचे, इन दोनों G1 को नीचे ले आते हैं ऐसे घुमा के, तो ये G3 घूमकर उधर चला जाएगा, ठीक है ना। G3 घूम के उधर चला जाएगा। आप देखिए इसको मैं घुमा के इधर ला रहा हूं, ऐसे यहां कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे G1 ऐसे लिख दिया। तो ये घूमकर, अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया, इसके ठीक सामने आ गया, तो ये घूमकर इधर आ जाएगा। कैसा दिखेगा, ये भी देखिए, ये अपने सामने 180 डिग्री पे आ गया है यहां पे, तो ये भी अपने सामने 180 डिग्री पे यहां चला जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, G3 ऐसा हो गया। और ये G2 जो है वो भी घूमकर अपने ठीक सामने 180 डिग्री पे यहां आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा G2 और G2 आ जाएगा।
अब इसका फिशर बनाना मुश्किल काम नहीं है। मैंने हमेशा सिखाया आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी का किसी चीज का अगर ऐसा न्यूमैन निकल आए तो उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना बहुत आसान है। इसको ऐसे वर्टिकल लाइन में आप सीधा कर दीजिए और इन दोनों को ऐसे दबा दीजिए, ये चीज आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो, सॉरी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मेरे हाथ की वजह से बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लग गया है, इस तरह का दिखाई पड़ने लगेगा। तो बहुत इजी हो गया। जो जो नीचे थे उनको मैं वर्टिकल लाइन में लिख दूंगा, तो यहां पर ये जो दोनों जीवन है इनको मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूं, ये जीवन जीवन हो जाएंगे। ठीक है, जीवन जीवन। ठीक है, और इसको जब प्रेस करूंगा मैं, अच्छा दो काइरल सेंटर है। अच्छा ये एक चीज और है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका सॉहॉर्स भी बना सकते हैं पहले। ठीक है, और आप अगर समझ में आता है तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। सॉहॉर्स कैसा हो दिखेगा इसका, सॉहॉर्स ऐसा दिखेगा, जीवन फिर बैक जीवन, G3 G2 G3 G2। अब आप इसका जब फिशर बनाएंगे तो इसमें दो काइरल सेंटर्स हैं। ठीक है, दो काइरल सेंटर्स हैं मौजूद यहां पर, दो काइरल सेंटर्स हैं, क्योंकि यहां भी दो काइरल सेंटर था। ठीक है, तो दो काइरल सेंटर्स हमेशा एक दूसरे को ना ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, हमेशा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का, वो काइरल सेंटर को डिपिक्ट करता है। और ये G1 और G2 को जब आप स्ट्रेच करेंगे तो ये G1 हो जाएगा और ये चीज G2 हो जाएगी। ठीक है, जबकि आप अगर इनको स्ट्रेच करेंगे तो ये G3 G2 ऐसे आ जाएंगे, यानी G3 G2, और ये G3 G2 भी हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, यानी G3 G2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगला केस हुआ, सेकंड केस हुआ, जहां पर है ना दोनों चीजें ऐसे ऊपर नहीं थी, बल्कि ऐसे सारी चारों चीजें ऊपर ना होके, अगर चारों चीजें है ना न्यूमैन प्रोजेक्शन में चार ग्रुप्स नीचे होते हैं तो क्या करना होता है, एज सच इस मॉलिक्यूल को बिना कुछ छेड़े घुमा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, चार लोग ऊपर हो गए, फिर सॉहॉर्स और ये फिशर आ गई। अब मन में ये आ सकता है कि नहीं, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चारों नीचे ना होके कुछ बिगड़ा हो, बीच का हो, स्टैगर्ड फॉर्म में हो, तो कैसे दिखेंगे? अगर स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो कैसे करेंगे, कैसे इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे? तो उसको मैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा हूं। ठीक है, तो आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है कि अगर कभी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसी चीज का कुछ स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, इक्लिप्स नहीं है, अब तक जितने भी कॉन्फ़िगरेशन थे इक्लिप्स थे। चलिए ऐसा ये कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, मैं ऑरेंज वाले को G1 कह रहा हूं, ब्राउन वाले को G2 कह रहा हूं और व्हाइट वाले को G3 कह रहा हूं। ठीक है, तो पीछे क्या हो जाएगा, पीछे का कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, ये G1 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और G3 इसके इधर आ जाएगा, व्हाइट वाला G3 है, और ये जो है G2 है ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, G2 इस तरफ आ जाएगा। अब होता क्या है, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अगर हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? अब ऐसा अगर हो जाए तो परेशान नहीं होना है। पहला काम, आप हमेशा इन स्ट्रक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं, हमेशा इनको रोटेट कर सकते हैं, उससे स्टीरियो केमिस्ट्री बदलती नहीं है ना। आप किसी का कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। मैं फिर बता दूं, स्टीरियो केमिस्ट्री यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को स्टीरियो कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तभी बदलता है जब किसी स्टीरियो आइसोमर तभी बदलता है जब किसी दो ग्रुप को आप क्या करिए, स्वैप करिए। तो रोटेशन से कोई स्वैपिंग तो हो नहीं रही है, ठीक है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा किसी भी कायरल सेंटर का। तो हमारा हमेशा मकसद ये रहता है कि इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जहां है ना चार ग्रुप्स ऐसे ऊपर हो और दो ग्रुप्स नीचे, नीचे वाले ग्रुप को हम लोग स्ट्रेच करके वर्टिकल लाइन में लिख देते हैं और ऊपर वाले ग्रुप को हम लोग ऐसे दबाकर है ना हॉरिजॉन्टल लाइन में ले आते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हम वैसा कर सकते हैं। कैसे? अगर ये कायरल सेंटर है, मेरा मकसद है कि चार ग्रुप्स ऐसे हो जाए, तो पीछे वाले G2 तो अपनी जगह पे सही है, G3 भी अपनी जगह पे सही है और G1 भी अपनी जगह पे सही है। ऊपर वाला G1 मुझे रोटेट करना है। इस G1 को मैं अगर रोटेट करके यहां ले आऊं, ठीक है, मान लीजिए मैं यहां ले आया G1 को मैंने रोटेट करके यहां ले आया, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली ये और ये एंगल तो फिक्स है, तो G2 रोटेट करके अपने आप ऑटोमेटिकली यहां चला जाएगा। ठीक है, यानी G2 ऑटोमेटिकली यहां चला आएगा।
और ये जो G3 है ये अपने ऑपोजिट यानी ऑटोमेटिकली घूमकर इधर आ जाएगा G3, ठीक है ना, G3 यहां आ जाएगा, यानी मैं इसको यहां लिख सकता हूं। अब मेरे लिए इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना मुश्किल नहीं है, सॉहर्स में आपकी मदद के लिए बना दे रहा हूं, ठीक है, कि ये कायरल सेंटर G1 नीचे है, G2, G3, G3, फिर वर्टिकल ऐसे ये बॉन्ड बन गया, फिर G2, G3 और ये G1 हो गया। और अगर आप इसका फिशर बनाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, इन दो कायरल सेंटर्स के लिए मैंने यहां पर दो ऐसी चीजें क्रिएट कर दी हैं, ठीक है, ये हो गया। G1 और G2 ऐसे हो जाएंगे, G1 और G1 दोनों जो प्लेन के नीचे हैं वो वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे। अगर आप ऊपर से इसको प्रेस करेंगे, मैंने कई बार बताया, तो दोनों G3 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, दोनों G3 इधर आ जाएगा और है ना G2 और G2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये दोनों कायरल सेंटर हो जाएंगे। तो मैंने आपको जो दिखाया है यहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया, वो क्या किया, हर तरह के केस कर दिए डेमोन्स्ट्रेट। ऐसा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जिसमें चारों ग्रुप ऊपर हो तो क्या करते हैं, ऐसा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला का फिशर कैसे बनाएं जिसमें है ना चार ग्रुप नीचे हो तो उसका फिशर कैसे बनता है ये बताया। और मैंने ये भी बताया कि जरूरी नहीं इक्लिप्स्ड, अगर एंटी स्टैगर्ड फॉर्म में है चीजें, है ना, तब उसका न्यूमैन कैसे बनाना है, कैसे रोटेट कर है ना सही कॉन्फ़िगरेशन में लाकर सॉहर्स बनाकर फिशर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरा ये काम तो हो गया कि मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना सिखा दिया, ठीक है। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना सिखाना मेरा एक बड़े जो कॉन्सेप्ट है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, उसको निकालने में एक छोटा सा कदम था, ठीक है। यहां पर आप फिशर जान गए, अब मैं है ना कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर सकता हूं, मॉलिक्यूल्स के रिलेशनशिप की बात कर सकता हूं। तो आइए अब है ना आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने की तरफ चलते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम सीख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने फिशर सीख लिया है, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत ईजी होता है। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये बाद में समझेंगे, पहले समझा दें कि इसकी नीड क्या थी, क्या होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन और क्या इसकी नीड थी, है ना, ऐसा समझिए। मान लीजिए एक कायरल सेंटर है, ठीक है, जिसपे हर ग्रुप अलग अलग है, G2, G3, G4। अगर थोड़ा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ये चार ग्रुप्स हैं ना, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते हैं तो मैं कह सकता हूं कि पहला पोजीशन पे आप पहला ग्रुप चार तरीके से लगा सकते हैं। यहां पे G1 लगा सकते हैं, G2 लगा सकते हैं, G3 लगा सकते हैं, G4 लगा सकते हैं। चार तरीके से पहली पोजीशन भरी जा सकती है, ठीक है। पहली पोजीशन किसी भी टेट्राहेड्रल की चार तरीके से भर सकते हैं। दूसरी पोजीशन कितने तरीके से भरेगी, तो इस पोजीशन पे अब कोई एक तो चला गया, अभी पास सिर्फ तीन ही ग्रुप्स बचे, तो इस पोजीशन को आप तीन तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। इस वाली पोजीशन को आप कितने तरीके से भर सकते हो, आपके पास सिर्फ दो ही ग्रुप बचा है तो आप इसको सिर्फ दो तरीके से भर सकते हैं, और इस समय तक सिर्फ एक ही ग्रुप बच जाएगा, इसलिए आप इस पोजीशन को सिर्फ एक ही तरीके से भर सकते हैं। तो किसी टेट्राहेड्रल के 4 3 12 2 ऐसा लगता है जैसे 24 कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, यानी एक टेट्राहेड्रल जिसमें चारों ग्रुप्स अलग अलग हो, आप उसको 24 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं 24 तरीके से बनता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो है अविनाश की मदद ली है। अविनाश के पास जो टेट्राहेड्रल है वो एक स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल है जैसा इस वक्त है, ये मैं रेफरेंस के लिए यूज करूंगा, ठीक है। इसमें ब्लू ऊपर है, ग्रीन आगे है, रेड राइट साइड में है और ऑरेंज वाला जो ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं यहां पे कि एक टेट्राहेड्रल को इन ग्रुप्स को उलटफेर करके हम 24 तरीके से बना सकते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। बना के देखते हैं। एक पहला टेट्राहेड्रल ये है जो इससे मैच करता है, ये मेरा रेफरेंस है। अब मैं दो ग्रुप को स्वैप कर रहा हूं, ब्लू और ग्रीन। जैसे ही मैंने स्वैप किया फिर मैं इसको ऐसे लाने की कोशिश करता हूं, ब्लू ऊपर कर दिया मैंने और ब्लू ऊपर करके ग्रीन आगे किया। अब मैं देखता हूं ये टेट्राहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल, ग्रीन आगे ब्लू ऊपर, ठीक है, ब्लू ऊपर है, ग्रीन आगे करने पर ये रेड इसके सामने आ जाता है और ऑरेंज उस तरफ है, इस तरफ है, यानी ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज से लगते हैं, ठीक है, मिरर इमेज से लगते हैं। यानी एक स्वैप करने पर मुझे रेफरेंस टेट्राहेड्रल जो था मेरा रेफरेंस, उसका
मिरर इमेज मिला। ठीक है, मैंने ब्लू ग्रीन स्वैप किया था, अब की बार मैं ऑरेंज और रेड स्वैप करता हूं। जैसे ही मैंने ऑरेंज और रेड स्वैप किया, आप देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन फिर पहले वाला ही आ गया, यानी रेफरेंस वाला टेट्राहेड्रल ही बन गया। यानी एक स्वैप करते ही इसका मिरर इमेज मिला था, दो स्वैप करते ही वैसा मिल रहा है, वैसा ही मिल रहा है। ठीक है, मैंने ब्लू ग्रीन किया, ऑरेंज और रेड किया, अब की बार मैं ग्रीन और ऑरेंज, ग्रीन और रेड स्वैप करता हूं। ग्रीन और रेड स्वैप करने के बाद मैं इसको ब्लू को ऊपर रखते हुए ग्रीन को आगे करने की कोशिश करता हूं, फिर मुझे मिरर इमेज मिल रहा है। ठीक है, फिर मुझे मिरर इमेज मिला। इस बार मैं, है ना, पिछली बार मैंने ग्रीन और रेड को स्वैप किया था, इस बार मैं ब्लू और ऑरेंज को स्वैप करता हूं। हर बार की स्वैपिंग अलग अलग है, तो मैं स्वैपिंग 24 तरीके से स्वैपिंग कर सकता हूं, 24 तरीके से स्वैपिंग कर सकता हूं। लेकिन जैसे भी मैं स्वैपिंग करूं, फिर ब्लू को ऊपर किया, फिर ग्रीन को आगे किया, अब ये फिर उसी रेफरेंस टेट्राहेड्रल जैसा हो गया। यानी मुझे एक बात समझ में आ गई क्या, कि टेट्राहेड्रल भले ही आप 24 तरीके से स्वैप करिए, पर एक्चुअली आपको दो ही कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, एक जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है और एक उसका जो मिरर इमेज बनता है। ठीक है, तो इसी वजह से सिंस टेट्राहेड्रल के टोटल 24 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है, टोटल 24 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो ही संभव हैं, दो ही संभव होते हैं। मतलब देखने में आप स्वैपिंग 24 तरीके से कर सकते हैं, पर इन रियलिटी सिर्फ दो ही टेट्राहेड्रल होता है, एक टेट्राहेड्रल G2, G3, G4 और दूसरा उसका मिरर इमेज, यानी G1, G2, G3, G4। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और ये भले ही 24 तरीके से मैं इनको स्वैपिंग कर सकता हूं, 24 तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस डेवलप कर सकता हूं, पर होते रियलिटी में दो हैं। तो इंसान ने क्या सोचा, जब दो ही होने हैं तो एक को हम रेक्टस कहेंगे और एक को क्या, सिनिस्टर कहेंगे। ये उसी तरह जैसे एक सिक्के के एक तरफ को हम हेड कहते हैं, दूसरी तरफ को टेल कहते हैं। आप किसी को भी हेड किसी को भी टेल कहेंगे, फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप किसी को भी रेक्टस किसी को भी सिनिस्टर कहिए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर हम लोगों ने हेड कहने के लिए एक नियम बनाया कि हाँ, जो इंडिया का नेशनल एम्ब्लम जिस तरफ होगा उसको हम हेड कहेंगे, जिस तरफ सिक्के का ना मोनेटाइजेशन वैल्यू लिखी रहेगी उसको हम टेल कहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही टेट्राहेड्रल, जैसे हमने एक नियम बना के हेड और टेल डिक्लेयर किया इस दुनिया में, है ना, वैसे ही एक नियम बनाकर RS कॉन्फ़िगरेशन, हम एक को R कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, S कहते हैं। एक नियम बना दिया हमने। ठीक है, ताकि दो लोग को हम रेफर कर सकें। ठीक है, इसी में एक R हो जाएगा, R मीन्स रेक्टस, और इसी में एक S हो जाएगा, S मीन्स सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन कोई रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। अगर नियम बना के आप आज से इसको सिनिस्टर कहने लगिए, तो ये उसको रेक्टस कहने लगेंगे कि ये इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक रहेगा और एक और दूसरा, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब दो बातें हैं कि फिशर बनाया कैसे जाए, नहीं, RS कॉन्फ़िगरेशन निकाला कैसे जाए, क्या रूल्स हैं। मैंने कहा जैसे हेड के लिए रूल्स बनाया इंसान ने, टेल्स के लिए रूल बनाया, ऐसे R के लिए भी और S के लिए भी रूल्स बनाए गए। तो आइए मैं RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाता हूं। मान लीजिए, अब मैं पहला केस ले रहा हूं, RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी आपको RS निकालना हो तो पहले फिशर ड्रॉ करिए। ठीक है, ऐसा इसीलिए, इसी दिन के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है, अलग अलग तरह के प्रोजेक्शंस का फिशर बनाना सिखाया, वेज एंड डैश का फिशर बनाना सिखाया, है ना, सॉहर्स का फिशर बनाना सिखाया, न्यूमैन का फिशर बनाना सिखाया। सारी चीजों का हमने फिशर बनाना सीखा था, इसीलिए क्योंकि फिशर आता है तो आप RS कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब होता क्या है, मान लीजिए ऐसा कुछ, ये एक फिशर है किसी टेट्राहेड्रल का, G1, G2, G3, G4। ठीक है, तो आप इसमें CIP रूल लगाइए। मैंने CIP रूल पढ़ाया आपको, CIP रूल लगाइए और इनको प्रायोरिटाइज करिए। मतलब इनकी प्रायोरिटी निकाल लीजिए। प्रायोरिटी कैसे आ जाएगी, मान लीजिए, है ना, इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 2 है, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, ये फिशर मिला। अब होता क्या है
कि आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक टेट्राहेड्रल है और दूसरा टेट्राहेड्रल है ना, दोनों का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये दो टेट्राहेड्रल है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अगर मैं इस टेट्राहेड्रल में एक स्वैप करूं, जैसे ये दोनों एक जैसे कॉन्फ़िगरेशन, एक स्वैप करने पर ये इसका मिरर इमेज हो जाता है, दूसरा स्वैप करने में फिर उसी की तरह हो जाता है, तीसरा स्वैप करने पर फिर ये मिरर इमेज हो जाता है, चौथा स्वैप करने में फिर वैसा ही हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि इवन नंबर ऑफ स्वैप करने पर मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता। फिर मेरी बात सुनिएगा, दोनों सेम है। एक बार किसी दो ग्रुप को स्वैप करेंगे तो आपको मिरर इमेज मिलेगा, दूसरी बार कोई भी दो ग्रुप को स्वैप करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, तीसरी बार स्वैप करेंगे तो मिरर इमेज, चौथी बार करेंगे तो फिर वही ग्रुप आ जाएगा। यानी इवन नंबर ऑफ स्वैप करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता, यानी उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप मुझे मिला। अब पहला नियम क्या है, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको बिलो द प्लेन होना चाहिए। बिलो द प्लेन मतलब या तो इस पोजीशन पे हो या फिर इस पोजीशन पे। तो इसको लाने के लिए हम स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूल पहला क्या है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला मेंबर है, लीस्ट प्रायोरिटी मेंबर शुड बी बिलो द प्लेन, शुड बी बिलो द प्लेन। ठीक है, वो प्लेन के नीचे होना चाहिए लीस्ट प्रायोरिटी वाला। यानी क्या, तो ठीक है, मैं 4 को या तो यहां इस पोजीशन पे ले आइए या इस पोजीशन पे। आपको पता है फिशर में ये दोनों पोजीशन बिलो द प्लेन होता है और ये दोनों पोजीशन कहां होता है, अबव द प्लेन होता है। ठीक है, तो मैं इसको बिलो द प्लेन लाने के लिए इसको स्वैप किया मैंने, तो इनको भी एक स्वैप कर दीजिए। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इवन नंबर ऑफ स्वैप करने से, है ना, किसी भी कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपने स्वैप किया, स्वैप करने के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन आया, स्वैप करने के बाद 1 यहां आ गया, 2 यहां चला गया, 4 यहां आ गया, 3 यहां आ गया। अब नियम क्या कहता है कि 4 को जब ये जो लीस्ट प्रायोरिटी मेंबर है ये बिलो द प्लेन आ जाए, ठीक है, जस्ट लीस्ट प्रायोरिटी मेंबर बिलो द प्लेन आप कर दें उसको, तो फिर आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए और फिर आप 1 से जाइए 2, 1 से जाइए 2, 2 से जाइए 3 और 3 से फिर 1 जाइए 4 को नेग्लेक्ट करते हुए। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, है ना, अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन कहूंगा या आर कहूंगा। ठीक है, दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर। ठीक है, दिस इज रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको हम लोग रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ऐसे ही अगर कभी भी आप तो दूसरा नियम क्या हो गया, दूसरा नियम है कि अगर आप 1, 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 1, 2 और 3 के बीच में अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये आर होगा, और अगर आप 4 को नेग्लेक्ट करते हुए, है ना, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी ऐसा कुछ, 4 को फिर भूल जाना है, फिर 4 को भूल जाना है, और 1 से जाइए 2, 4 को नेग्लेक्ट करते हुए 2 से जाइए 3 और 3 से फिर 1 आइए, है ना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एस कहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो जो है इस तरह का केस हो जाएगा कि, है ना, तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं आपको फिर से। ठीक, आरएस कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिखा, सीआईपी रूल लगा के इनको प्रायोरिटाइज करिए। सीआईपी रूल मैंने सिखाया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ईजेड कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। प्रायोरिटाइज करने के बाद जो लीस्ट प्रायोरिटी मेंबर है उसको वर्टिकल लाइन में यानी बिलो द प्लेन कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने के लिए आप एक स्वैप करेंगे, एक स्वैप करने से ये आर एस में बदल जाएगा, तो आर एस में ना बदले आर आर में ही रहे, इसलिए आप एक और स्वैप करते हैं। अभी मैंने बताया इवन नंबर ऑफ स्वैप करने से कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता। फिर 4 को, जब 4 आपका वर्टिकल लाइन में आ जाए यानी बिलो द प्लेन आ जाए, उसको नेग्लेक्ट करके घूमिए। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं आर, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं उसे एस कहेंगे। ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एक तरीका हुआ, कहां पे, जब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। अब अगली चीज क्या, आइए वेज एंड डैश में भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेज एंड डैश फॉर्मूला, वेज एंड डैश फॉर्मूला। तो अब तक हम लोगों ने, है ना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीखा, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में यहां पे सीखा है। ठीक है, कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। नियम वही है ना, वेज एंड डैश के लिए भी कोई नियम में बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे वेज एंड डैश में, समझिए। मान लीजिए एक कायरल सेंटर है और ये ग्रुप्स है, ठीक है ना, G1,
G2, G3, G4। ठीक है, ऐसा है। अब आप फिर वही काम करिए जो वहां किया था। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, यहां पे जो भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला था उसमें CIP रूल लगाकर प्रायोरिटाइज किया था चीजों को। फिर क्या किया था, फोर्थ वाले को स्वैप करके बिलो द प्लेन ले आए थे। यहां भी यही काम करना है आपको। CIP रूल लगाइए। ठीक है, CIP रूल लगाने के बाद मैं मानता हूं कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का हो गया। इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी मान लीजिए 4 हो गई। ठीक है, और ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। अब एक काम करिए, स्वैप करिए चीजों को। ठीक है, स्वैप करिए, 4 और 3 को स्वैप कर दीजिए ताकि 4 बिलो द प्लेन चला जाए। आपको मालूम है कि डैश जो है वो बिलो द प्लेन होता है। तो अगर 4 3 को स्वैप करें तो 1 और 2 को भी आपको स्वैप करना पड़ेगा, है ना, ताकि इवन स्वैप रहे और कॉन्फ़िगरेशन ना बदले। तो ये आपका है ना, ऐसे करेंगे तो यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक है, और इन दोनों को स्वैप करने से यहां पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा और ये चीज आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 हो जाएगी। अब करना क्या है, 4 को भूल जाइए, 4 को नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, 4 को नेग्लेक्ट करने के बाद बाकी के साथ ऐसे ही घूम जाइए जैसे घूमते हैं। ठीक है, तो 2 स्वैप किया मैंने यहां पे, 2 स्वैप मैंने यहां भी करने के लिए आपको कहा था। ठीक है, 2 स्वैप करने के लिए कहा था। फिर मैंने यहां पे भी आपको कहा कि 4 को नेग्लेक्ट करके 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1 आइए। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो R होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो S हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज आप यहां पे भी कर दीजिए, है ना। 1 से जाइए आप 2, 2 से जाइए 3 और 4 को नेग्लेक्ट करते 3 से 1 आइए। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं यानी 1 से 3, 3 से कहां, है ना, 2 ऐसे अगर घूमते हैं, इस तरह का अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है कि 1 से आप 2, 2 से 3 और 3 से 1 अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इसको हम लोग S कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। बिल्कुल इस तरह का वेज एंड डैश फॉर्मूले में अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा दिया। एक RS कॉन्फ़िगरेशन मैंने निकालना सिखाया कहां पे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के केसेस में, और एक सिखाया आपको कि RS कॉन्फ़िगरेशन वेज एंड डैश के केस में कैसे निकालते हैं। अब RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने निकालना सीख लिया है, तो हम मॉलिक्यूल्स के बीच के रिलेशनशिप के बारे में भी जान सकते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ RS कॉन्फ़िगरेशंस निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा सॉल्यूशन का, और मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स पहले वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चंस को करें, है ना, और उसके बाद मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन पे। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं RS पे, तो इनको प्रायोरिटाइज कर दीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना। मैं चाहता हूं व्यूअर्स जो है वीडियो पॉज करके पहले खुद करें, और ना हो तो फिर है ना मेरा सॉल्यूशन देखें। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप प्रायोरिटाइज करिए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। 1, 2, 3, नहीं 3 और ये 4। स्वैप कर लीजिए, इन दोनों को स्वैप करिए, इन दोनों को स्वैप करिए। क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा C 2, 3, 2, 3 स्वैप हो गए। ये भी स्वैप कर दीजिए, ये आ जाएगा 4, 1। अब 4 को भूल जाइए, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। मैं कह सकता हूं कि ये S कॉन्फ़िगरेशन है, S है, S है। ठीक है, S कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे यहां आ जाइए। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। यहां पे क्या है, यहां पर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आयोडीन सबसे ज्यादा एटॉमिक मास है, इसको 1 कर दीजिए। फिर ब्रोमीन को 2 कर दीजिए। क्लोरीन 3rd नंबर पे आ जाएगा और ये 4th हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की प्रायोरिटी 4 हो गई। फिर स्वैप करिए इनको। ठीक है, एक बार स्वैप कर दिया, एक बार स्वैप कर दिया। ठीक है, स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, C, ये आ जाएगा 3,
ये आ जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। 4 को नेग्लेक्ट कर दीजिए, 1 से 2 जाइए, 2 से 3 जाइए और 3 से फिर से 1 आइए। ठीक है, 3 से 1 आइए, तो 1 से 2 जाइए, 2 से 3 जाइए, 3 से 1 आइए। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? आर। तो मैं कहूंगा कि इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर है, आर कॉन्फ़िगरेशन है इसका। ठीक है, आर है। ठीक है, यहां पे क्या है? यहां पे वैसे ही कर दीजिए, ये इस बार फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 कर दीजिए। आयोडीन सबसे ज्यादा एटॉमिक मास है, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, ऐसे किया मैंने। फिर स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, स्वैपिंग करते हैं। स्वैप कैसे करेंगे? मैं 4 को आपको वर्टिकल लाइन में लाना, जिसकी प्रायोरिटी लीस्ट है। अब की बार मैं ऊपर इसको भेज रहा हूं, ऐसे ऐसे स्वैप कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, दिस विल बी 4, दिस विल बी 3, दिस विल बी 2 एंड दिस इज 1। नाउ नेग्लेक्ट द 4, मूव फ्रॉम 1 to 2, 2 से 3, 3 से 1 आइए। ठीक है, इफ यू मूव लाइक दिस, ऐसे मूव करते हैं आप, तो देख रहे हैं ये कैसे आप मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज तरीके से मूव कर रहे हैं। तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, या ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3 क्वेश्चन हुआ, चौथा क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ये फोर्थ क्वेश्चन है। प्रायोरिटाइज करिए, सीआईपी रूल लगाइए। यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे ड्यूटेरियम है। ठीक है, तो प्रायोरिटी तो मैं डिसाइड कर सकता हूं। इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास है। कार्बन दोनों सेकंड थर्ड के लिए फाइट करेंगे। ये 4th हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, तो ये 4 हो गया। अब इसमें देखा जाए सीआईपी रूल लगा के, इसमें नेक्स्ट हाइड्रोजन है, इसमें नेक्स्ट कार्बन है, तो मैं कह सकता हूं उसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं 4 ऑलरेडी बिलो द प्लेन है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप 1 से जाइए 2, 2 से जाइए 3 और 3 से आइए 1। ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है ना? आर कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर है। ठीक है, मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ठीक है, अब तक मैंने फिशर के करा दिए। वेजन डैश के देखा जाए, अब वेजन डैश में यहाँ पे आप साइक्लिक के लिए पूरा इसको अलग अलग भी कर सकते हैं ना, सीआईपी रूल लगाने के लिए, लेकिन उसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी। इसको डुप्लीकेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, इतने में ही आप तय कर लेंगे, दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब आप देखिए ये कायरल सेंटर है, तो ये कायरल सेंटर, इसके साथ 2 लोग, एक प्लेन के ऊपर ग्रुप है, एक प्लेन के नीचे ग्रुप है, और 2 ग्रुप्स जो हैं वो प्लेन में हैं। ठीक है, इधर जाने पर सबसे पहले मुझे क्लोरीन मिलता है, इधर जाने पे हाइड्रोजन मिलता है, इधर आने पर मुझे कार्बन मिलता है, और इधर आने पर भी मुझे कार्बन मिलता है। तो अगर मैं देखूं प्रायोरिटी के हिसाब से, तो क्लोरीन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये 1 हो गया। ठीक है, ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी का 4 हो गया। ठीक है, कार्बन कार्बन सेम है, इसके बाद नेक्स्ट इसके पास भी कार्बन है, इसके पास भी सेकंड एटम कार्बन है। अब इसके पास सेकंड एटम हाइड्रोजन है, इसके पास सेकंड एटम कार्बन है, यानी इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। तो ये सेकंड प्रायोरिटी का है, ये थर्ड प्रायोरिटी का है। अब चूंकि 4th लीस्ट प्रायोरिटी वाला बिलो द प्लेन ऑलरेडी है, तो इसको टच करने की जरूरत नहीं है। आप 1 से कहां जा सकते हैं? 2, 4 को नेग्लेक्ट करते हैं, 2 से 3 और 3 से 1। ठीक है, आप घूम गए। कैसे घूम रहे हैं आप? एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर है। तो आप कह सकते हैं इस कायरल सेंटर का भी कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पे है मेरे पास, जो एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो क्या करें? तो अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, तो आप दोनों को अलग अलग केसेस की तरह डील कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग केसेस की तरह डील कर, पहले मैं इस केस को डील कर रहा हूं। ठीक है, इस वाले कायरल सेंटर को, तो मैं इसको एज अ ग्रुप ही ट्रीट करूंगा, यानी ये एक कायरल सेंटर है ऐसे। ठीक है, ये एक कायरल सेंटर है, इधर COOH है, ये एक कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, यहां पे COOH है, इस तरफ Br है, इस तरफ H है, इस तरफ कार्बन है जिसके साथ एक H जुड़ा है और एक Br जुड़ा है, और साथ में COOH जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे देख सकते हैं आप। तो आप अगर ऐसे देख रहे हैं इसको, तो आप कह सकते हैं इसको भी डुप्लीकेट कर दीजिए। इसको डुप्लीकेट किया मैंने, इधर O जोड़ दीजिए, इधर C जोड़ दीजिए। अब इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करिए, ये कैसे दिखेगा?
है ना, इसको प्रायोरिटाइज करते हैं। इस तरफ इसके इधर जाने पे ब्रोमीन, इसके इधर जाने पे कार्बन, इसके इधर जाने पे हाइड्रोजन, इधर जाने पे कार्बन। एक चीज तो श्योर है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, यानी ये 1 हो गया, ठीक है, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी इसकी हो गई, ये 4 हो गया। अब इन दोनों में डिसाइड करना है मुझे, तो कार्बन के बाद इसमें सबसे बड़ा एटम ब्रोमीन है, जबकि इसमें सबसे बड़ा एटम ऑक्सीजन है, इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, यानी ये 2 प्रायोरिटी का हो जाएगा और ये 3 प्रायोरिटी का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे किया मैंने एक कायरल सेंटर के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, आप एक काम करिए, अब इनको स्वैप कर दीजिए। स्वैप किया मैंने, स्वैप इसलिए करते हैं ताकि लीस्ट प्रायोरिटी मेंबर को हम है ना बिलो द प्लेन ले आ दें। तो यहाँ पे 4 आ गया, ये 2 वहां चला जाएगा, 2 हो गया, ठीक है, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 3 यहां आ जाएगा। अब 4 को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए और 1 से जाइए 2, 2 से जाइए 3, 3 से जाइए 1। ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एस, यानी ये भी एस होगा, ये भी एस होगा, और आप कह सकते हैं कि यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है। ऐसे ही इसी तर्ज पर आप दूसरे वाले कायरल सेंटर का भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ये इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकाला मैंने। आइए इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अब इस कायरल सेंटर का जो ये कायरल सेंटर है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, नीचे COOH आ जाएगा, COOH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर Br आ जाएगा, इधर C आ जाएगा, इधर Br आ जाएगा, इधर H आ जाएगा और इधर COOH आ जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रायोरिटाइज करिए, इसको डुप्लीकेट कर दीजिए, है ना, कार्बन ऑक्सीजन ले लिया मैंने, इधर जाने पे ब्रोमीन, इधर जाने पे हाइड्रोजन, इधर जाने पे कार्बन और इधर जाने पे कार्बन मिल रहा है। यानी मैं एक चीज तो श्योर कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रोमीन की हो जाएगी और सबसे लीस्ट हाइड्रोजन की हो जाएगी, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है और इसका सबसे कम एटॉमिक नंबर है। इन दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है। तो अब इससे है ना कायरल सेंटर से फर्स्ट एटम देख लिया मैंने, अब सेकंड देखते हैं। इधर सेकंड सबसे बड़ा एटम ऑक्सीजन है, यहां फर्स्ट सेकंड सबसे बड़ा एटम ब्रोमीन है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर चूंकि ज्यादा है, इसलिए हम इस ग्रुप को वरीयता देंगे और ये ग्रुप नंबर हो जाएगा हमारा 2 और ये वाला ग्रुप जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, 2 स्वैप कर दीजिए ताकि लीस्ट प्रायोरिटी मेंबर वर्टिकल लाइन में आ जाए, यानी बिलो द प्लेन हो जाए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, है ना, 1 ऊपर, 2 यहां पे, 4 नीचे, है ना, और 3 यहां पे। अब आप 4 को नेग्लेक्ट करके 1 से 2 जाइए, ठीक है, 1 से 2 जाइए, 2 से 3 आइए और 3 से 1 आइए। आप एंटी क्लॉकवाइज अभी भी घूम रहे हैं, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, एस है। ठीक है ना, एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी एस रहा होगा, ये भी एस होगा और ये भी एस होगा। तो मैंने यहां पर आपको इन 6 क्वेश्चंस में फिशर, वेज और ऐसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा दिया। आइए अब कुछ न्यूमैन और सॉहर्स के भी फिशर प्रोजेक्शन निकालना, फिशर प्रोजेक्शन निकालकर उसका आरएस निकालना सीखते हैं। अब आइए सॉहर्स से आप कैसे फिशर बनाएंगे। तो मैंने हमेशा आप लोग को फिशर कैसे, नहीं, सॉहर्स का आरएस कैसे निकालेंगे, सॉहर्स का फिशर बना लीजिए। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को एज इट इज 180 डिग्री घुमा दीजिए बिना किसी चीज को स्वैप किए हुए। तो ये ऐसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, COH नीचे आ जाएगा, COH नीचे है, अगला COH भी नीचे आ जाएगा। जैसे ये नीचे आया, ये Br, जैसे ये COH अपने से 180 डिग्री नीचे आया, ऐसे Br इधर चला है, Br इधर चला जाएगा, तो ये Br जो है इधर आ जाएगा, ये Br इधर आ जाएगा। ठीक है, ये Br इधर आ गया और ये H इस साइड, अगर आप 80 डिग्री 180 डिग्री घुमाएंगे तो H इधर आ जाएगा, तो H इधर है और H इधर है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब होता क्या है, इसका आप फिशर बना दीजिए। फिशर कैसे बनाना सिखाया था मैंने दोनों COH को सीधा कर दीजिए, सीधा हो गया, COOH, COOH ऐसे कर सकते हैं। और इन दोनों को मैंने कहा था ऐसे जमीन पे बिठा दीजिए, इसको H और Br ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये Br इधर हो जाएगा, H इधर हो जाएगा, Br इधर हो जाएगा, H इधर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ठीक है, इसके बाद कर लेंगे, इसको फिर से ड्रॉ करूंगा मैं। अब मान लीजिए इसका मुझे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो फिर वही बात, हर एक जो ग्रुप है उसका अपना आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये ग्रुप भी वैसा ही है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 1 प्रायोरिटी पे हो जाएगा, ये 4 पे हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया, और ये जो है इधर कार्बन और ब्रोमीन है,
जबकि इधर कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, ये पहले वाले कार्य सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन हिसाब किताब ऐसा आ जाएगा। सेकंड वाले का हिसाब किताब कैसा आ जाएगा, ऐसा आएगा। क्या आ जाएगा, है ना, ब्रोमीन वाले को हम 1 दे देंगे, है ना, हाइड्रोजन वाले को हम 4 दे देंगे। ठीक है, और कार्बन ब्रोमीन वाला जो है वो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसमें इन दोनों को मैं एक साथ निकाल रहा हूं, आप स्वैप करके देखिए, है ना, इन दोनों को स्वैप कीजिए, इन दोनों को स्वैप करिए, क्या मिलेगा, है ना, स्वैप करने पे मिलेगा ऐसा कुछ, ये 4 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 3 यहां पे, 1 यहां पे। ऐसे ही इसके साथ भी कर लीजिए, इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा। ठीक है, इसमें 4 को नेग्लेक्ट करिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 आइए, एंटी अब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, R हो जाएगा। 1 से 2 जाइए, 2 से 3 आइए, 3 से 1 जाइए, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, S हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इनका कॉन्फ़िगरेशन R और S है, R और S है, यानी ये R और S है, यानी, है ना, इनमें से ये R हो जाएगा, ये S हो जाएगा। ठीक है ना, ये R हो जाएगा, ये S हो जाएगा। तो आप ऐसे, है ना, कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी 100 हर्ट्ज दिया हो तो परेशान नहीं होना है। 100 हर्ट्ज को पहले तो ऐसे घुमा दीजिए ताकि चारों ग्रुप ऊपर हो, और फिर इसको स्ट्रेच करके ऐसे लिख दीजिए, BRH ऐसे लिख दीजिए और HBr ऐसे करके लिख दीजिए, आपको RS कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। अगर कभी आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला मिल जाए तो आप RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे, है ना, RS कॉन्फ़िगरेशन निकाले हैं। न्यूमैन अगर आ जाए तो क्या करेंगे, तो फिर बहुत इजी है। अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ जाता है तो आप उसको क्या करिए, है ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले को भी 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर उसको फिशर में कन्वर्ट करिए और फिर RS निकाल लीजिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, 8वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 8th इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और पीछे जो है वो ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन है। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। अब मुझे इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो पहला काम हम इसका 100 हर्ट्ज निकालेंगे। ठीक है, इसका 100 हर्ट्ज निकाल लीजिए, इजी होगा। या आप 100 हर्ट्ज नहीं, 100 हर्ट्ज निकालने से पहले आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इस क्लोरीन को नीचे ले आइए, इस वाले क्लोरीन को। ठीक है, इस क्लोरीन को अगर आप नीचे ले आएंगे, पीछे वाली चीजों को मैं वैसे ही रहने दे रहा हूं, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। क्या ऐसे है, इधर आयोडीन हो जाएगा, इधर ब्रोमीन हो जाएगा, नीचे क्लोरीन है। ठीक है, अब आप इस क्लोरीन को नीचे आने दीजिए, यानी ये जो क्लोरीन है ये ऐसे हो जाएगा, ये क्लोरीन है, नीचे आने दिया मैंने। अगर ये वाला क्लोरीन इसके सामने आ जा रहा है तो ये वाला ब्रोमीन भी यहां आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने आ जाएगा, यानी कुछ इस तरह का हिसाब किताब हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ब्रोमीन हो जाएगा। और ये वाला जो आयोडीन है ये भी 180 डिग्री घूम के ये वाला आयोडीन भी इधर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह का, है ना, दिखाई पड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह की चीजें हो गई। अगर आप इसका 100 हर्ट्ज ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखेगा, Cl Cl। ठीक है, दोनों आई इस तरफ, I Br I Br। ठीक है, 100 हर्ट्ज ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का इसका 100 हर्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और 100 हर्ट्ज को आप फिशर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप उसका RS कॉन्फ़िगरेशन बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको फिशर में कैसे करेंगे, है ना, दोनों क्लोरीन को सीधा कर दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, Cl Cl I Br I Br। ठीक है, और ये भी I Br कर दीजिए, I Br कर दीजिए। ठीक है, ऐसे आ गया। अब कर क्या सकते हैं, कर ऐसे सकते हैं कि इसको ऐसे निकाला आपने। ठीक है, अब इनको प्रायोरिटाइज कर दीजिए, इनका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए दोनों कार्डियल सेंटर्स का आप RS कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग निकाल सकते हैं। मैं पहले वाले को लेके चल रहा हूं, दूसरे वाले को साथ साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं देख सकता हूं इधर आयोडीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है और इस तरफ कार्बन है। ठीक है, इस तरफ आयोडीन है, इस तरफ ब्रोमीन है, इस तरफ क्लोरीन है और इस तरफ कार्बन है। तो मुझे कुछ भी तय करने की जरूरत नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ब्रोमीन 2 हो जाएगा, क्लोरीन 3 हो जाएगा और कार्बन 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब चूंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला मेंबर जो है वो ऑलरेडी दोनों केसेस में वर्टिकल लाइन में है, इसलिए हमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत भी नहीं है। 1 से 2, 2 से 3 अगर मैं जा रहा हूं और फिर 3 से 1 आ रहा हूं तो मैं एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, यानी ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि यहां पे मैं 4 को नेग्लेक्ट करते हुए 1 से 2, 2 से 3 और 3 से अगर 1 आ रहा हूं तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, यानी ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, आर। तो मैं कह सकता हूं कि ये एस है और ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी ये एस ये आर, ठीक है, और जो भी है आगे ऐसा हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में ना सिर्फ आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा, बल्कि ये भी सीखा कि कैसे तरह तरह की चीजों का हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे उनका आरएस निकाल सकते हैं। हर तरह के केसेस हम लोगों ने देखे, वेजेंट डैश, सॉहॉर्स, न्यूमैन, सब कुछ, ठीक है। तो अब हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अब हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच का रिलेशनशिप बता सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में आइडेंटिकल हैं, दो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपस में एनांशियोमर हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं, आखिर क्या उनके, या होमोमर्स हैं, क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, इस पे बातचीत कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 में, और बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के रिलेशनशिप पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।